हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे। मैं दीपक कुमार सिंह। तो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है कि कम्युनलिज्म होता क्या है, व्हाट इज़ द कम्युनलिज्म। इसकी डेफिनेशन अब तक की क्लास में हमने देखी है। अब आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कॉजेज बिहाइंड कम्युनलिज्म क्या होगा। आखिर इंडिया में कम्युनलिज्म के पीछे वो कौन से कारण हैं जिन्हें हम अपने आंसर राइटिंग में, यूपीएससी की आंसर राइटिंग में, जीएस पेपर 1 में, इंडियन सोसाइटी में अच्छे से लिख पाएंगे। तो हमारा फोकस अब उन टॉपिक पे होगा। उन टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनबॉक्स इज बैक, प्राइस ड्रॉप हो गया है। सेव अप टू 50% अप टू 12 मंथ, 12 महीने तक का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। साथ में 50% आपको ऑफ भी मिल रहा है। ठीक है, आपको कोड यूज करना है अनबॉक्स23 और इस नंबर पे आपको कॉल करना है फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे बच्चों, रफ्तार बैच जो है इंग्लिश में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये बैच लाइव होगा 6 दिसंबर से, मंडे टू सैटरडे। ये बैच जो है अभी अवेलेबल है केवल 16,800 में। जी हाँ, और ये जो बैच है, इस आप इसको मतलब इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि दी ज़्यादा फीचर, आप सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स फॉर जीएस है, कॉम्प्रिहेंसिव सीसैट होगा, टेस्ट सीरीज 2 ईयर करंट अफेयर कंटेंट है, अपडेटेड हैंडआउट, ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जो 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। क्लियर है, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको टॉप मेंटर्स के द्वारा आपकी पूरी क्लासेस, मेंटरशिप और बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यूसीएससी आपके लिए आ गया है, अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जहां पे आप ढेरों इनाम जीत सकते हो। यहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट से आपके मिलने का सपना भी साकार हो सकता है। आप अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर से भी मिल सकते हैं। साथ में आपको मैकबुक भी अवेलेबल होगा, आईपैड के भी जीतने के चांस है, स्मार्टफोन, टैबलेट के साथ में फिल्म टेस्ट सीरीज। ये सारे बेनिफिट केवल आपके लिए हैं। ये 17 दिसंबर को होगा। आप कोड यूज करेंगे दीपक1 फॉर एनरोलमेंट और पार्टिसिपेट करें। कम से कम आपकी रैंक तो पता चलेगी कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो। इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए, अब आज हम बात करेंगे कॉजेस के बारे में। ठीक है, कॉजेस। ठीक है, ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, मतलब कम्युनलिज्म के जो कॉजेज हैं, लिख के मैं पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें आसान लग रही होंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अब अगर आप इसके कॉज को लिखना चाहते हो मेंस पेपर में, तो एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। ठीक है, रेड मीन्स कम्युनलिज्म। जी हाँ, रेड मीन्स कम्युनलिज्म में से आप यहाँ पे लिख सकते हो, निकाल सकते हो रेड, एम मीन्स एम, और कम्युनलिज्म से आप सी निकाल लीजिए, REDMC। ये मैं आपको 5 कॉज आपको बताने वाला हूं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है लिखते समय। आर का मतलब यहां पे हो जाएगा रिलीजियस इंडिफरेंस। ई का मतलब हो जाएगा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डी का मतलब हो जाएगा डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। एम का मतलब हो जाएगा यहां पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी रिलेशन। सी का मतलब यहां पे हो जाएगा कन्वर्जन। आई होप अब आपको इजीली ये याद हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड, ठीक है, मीन्स कम्युनलिज्म। RED, रेड का पूरा ले लीजिए, मीन्स एम, और सी से कम्युनलिज्म। रेड, REDMC, रेड MC। अगर आप यहां पे करेंगे इसको, तो आप आर से रिलीजियस इंडिफरेंस निकाल लें, ई से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एंड फ्रॉम डी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, एंड एम मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिलेशन, एंड फ्रॉम द सी कन्वर्जन। ये 5 मेन पॉइंट हैं जिनके ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और आसानी से बहुत ही कम समय में ये जान जाएंगे कि भाई ये जो सारी प्रॉब्लम्स जो कम्युनलिज्म की हुई थी,
ये इनके पीछे के कॉज क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं रिलीजियस इंडिफरेंस। रिलीजियस इंडिफरेंसेस। बच्चों जब हम रिलीजियस इंडिफरेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कम्युनलिज्म इन इंडिया बेसिकली वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बीच में नहीं है। इससे पहले मैंने कम्युनलिज्म के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ये सेम पॉइंट बताया था। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बीच में नहीं है, बल्कि कम्युनलिज्म इन इंडिया बिटवीन बिटवीन मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी अमंग माइनॉरिटी। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो हिंदू और मुस्लिम, आपको यह कम्युनलिज्म का फैक्टर देखने को जरूर मिलेगा। मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी अमंग माइनॉरिटी है, मतलब जितने भी माइनॉरिटी उनमें मेजॉरिटी है, क्योंकि इंडिया में कभी भी मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी रहा ही नहीं है। क्योंकि दूसरे रिलीजन्स अगर आप देखेंगे, दूसरे जो माइनॉरिटी क्लास से माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, उनसे कभी भी मेजॉरिटी रिलीजन के बीच में कोई क्लैश नहीं है। क्लैश देखने को मिलता है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। दैट्स वाई मेजॉरिटी हिंदू एंड मेजॉरिटी अमंग द माइनॉरिटी मुस्लिम, इनके बीच में आपको एक कम्युनलिज्म देखने को मिलेगा। इसलिए आपको यह बस याद रखना है कि इंडिया में ये दो लोगों के बीच की बात है, मेजॉरिटी और मेजॉरिटी अमंग द माइनॉरिटी। तो आप चीजों को कम्युनलिज्म के फैक्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब लिखेंगे यहां पे, बोला जाता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, एक फंडामेंटल लेवल पे जो डिफरेंस है वही इनके बीच में क्या क्रिएट करता है, एक हिसाब से एक सेपरेट आइडेंटिटी देता है, और जिसकी वजह से इनके बीच में क्लैशेस भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदू मुस्लिम लिख दीजिए एक साइड में। हिंदू में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां पे अगर आप देखें, हिंदू रिलीजन में अगर आप देखें तो आपको दे फॉलो रिचुअल्स, ये बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। बट इस्लाम में, ठीक है, रिजेक्ट रिचुअल्स। ये सभी रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं। सेकेंड, हिंदुइज्म में रिचुअल नहीं लिखा, हिंदुइज्म में फॉलोड आइडल वर्शिप। यहां पे आप देखेंगे दे रिजेक्ट द आइडल वर्शिप। क्लियर है, आइडल वर्शिप को ये रिजेक्ट करते हैं। फिर अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो आपको हिंदुइज्म में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे देवी देवता है, पॉलिथिस्टिक नेचर है। और यहां पे अगर आप देखेंगे इस्लाम में तो ये मोनोथिस्टिक नेचर है, वन गॉड। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों ईश्वर की पूजा तो कर रहा है, वो गॉड की वर्शिप तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस है। और यही जो फंडामेंटल डिफरेंस है, यही फैक्ट है कि इन दोनों के बीच में अपने आप में क्या है, एक दूरी है कुछ चीजों को लेकर, जैसे रिचुअल को लेकर, आइडल वर्शिप को लेकर, और पॉलिथिस्टिक इन नेचर को लेकर। अब जब यही रिचुअल परफॉर्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है, जब यही बोला जाता है परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल, जब इसी रिचुअल को लोग परफॉर्म करना शुरू करते हैं, चाहे वो डेलिबरेटली हो या फिर नॉन डेलिबरेटली हो, जानबूझकर हो या फिर जानबूझकर ना हो, बस वो परफॉर्म किया गया हो रिचुअल, फिर भी ये क्या करता है, इन दोनों रिलीजन के बीच में एक कॉमन रीजन क्रिएट करता है कम्युनल क्लैश का। ठीक है, तो इट बिकेम कॉमन रीजन
ऑफ कम्युनल क्लास। तो अभी आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। सबसे पहला पॉइंट कि रिलीजियस इंडिफरेंस जो है कि इंडिया में मेजॉरिटी और मेजॉरिटी अमंग द माइनॉरिटी के बीच में ही आपको क्लैश देखने को मिलेगा, और इसलिए इनके बीच में जो रिलीजियस डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक जब इन दोनों में से कोई भी रिलीजन अपने रिचुअल को परफॉर्म करना चाहेगा, ठीक है, तो चाहे वो डेलिबरेटली कर रहा हो चाहे नॉन डेलिबरेटली कर रहा हो, जानबूझकर कर रहा हो चाहे नॉन डेलिबरेटली हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं दैट बिकेम द कॉमन रीजन फॉर द कम्युनल क्लासेस, और यही कम्युनल क्लासेस के कॉमन रीजन बनते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली कई जगह देखने को मिलता है कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम में जुलूस निकलता है, ठीक है, इधर मूर्ति मतलब जब नवरात्र या फिर गणेश चतुर्थी के बाद में जो मूर्ति को लेकर जाया जाता है उसके ऊपर पथराव सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से मुहर्रम के जुलूस में कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर इस प्रकार से क्या करता है, कहीं ना कहीं एक हिसाब से वो कार्य करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, वायलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं, जिससे हर इंसान तो नहीं चाहता, क्योंकि रिलीजन में 99% लोग पीस ही चाहते हैं चाहे किसी भी धर्म का हो, क्योंकि सभी धर्म ने शांति ही सिखाई है। लेकिन यहां पे कुछ अराजक तत्वों की वजह से रिलीजियस इनडिफरेंसेस के इस थॉट को लेते हुए उनके खिलाफ में कोई ऐसा एक्ट कर दिया जाता है जिसके वजह से इनके बीच में कम्युनल क्लैशेस क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ये कोई क्यों करेगा? क्योंकि रिलीजन से मतलब नहीं है। वही मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में, प्री कंडीशन ऑफ कम्युनलिज्म। लोग पावर चाहते हैं, लोग इकोनॉमिक रिसोर्स पे अपना अधिकार चाहते हैं, इसके लिए अपना डोमिनेशन चाहते हैं, इसलिए। और जब ये बहुत तेजी से मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है तो लोग चाहते हैं कि दूसरे के हित में अपना नुकसान है, इसलिए उसके हित को, उसके इंटरेस्ट को हम धक्का पहुंचाएंगे, उसके इंटरेस्ट को ठोकर लगाएंगे तो हमारा भला होगा। ये तो बिल्कुल गलत है ना। क्या करें, सोच ही ऐसी हो गई है आज के समाज की। तो सबसे पहली बात तो आपकी आगे रिलीजियस इनडिफरेंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो हमारा कंसेप्ट है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना जरूरी है। जैसे एक लाइन में यहां पे लिख भी रहा हूं, इलेबरेट भी करूंगा, एक एग्जांपल भी आपको दूंगा। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड पैरालाइज्ड द इकोनॉमिक फ्रेम या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। हम सभी जानते हैं रिलीजियस डिफरेंस तो मध्यकाल से थे, ब्रिटिश ने आके तो इनका फायदा उठाया। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ब्रिटिश ने नाम दिया ये तो मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी है, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। बाद में उसे मुस्लिम सिपॉय रिबेलियन बोल दिया गया। 1857 के बाद में मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ में ब्रिटिश के कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने हमें अपने आप उनसे दूर कर दिया। क्या थे वो कदम? सबसे पहले कि अब नौकरी जो होगी, उच्च पदों पे नौकरी मुस्लिम्स को नहीं मिलेगी। मुस्लिम्स को आर्मी में भी जगह नहीं मिल रही थी आसानी से, उनके साथ में छोटे लेवल पे उनको रखा गया, बड़े स्तर से उनको हटा दिया गया। तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आपको दिखेगा, डेप्रीवेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, डेप्रीवेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिशनल पावर। और साथ में 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो पावर थी, क्योंकि अब मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर सेकंड लास्ट थे, उसके बाद में ये पावर ट्रांसफर कर दी गई थी ब्रिटिश के पास में।
और जब ये पावर जो है ट्रेडिशनल पावर्स ब्रिटिश के पास में ट्रांसफर हो गई माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम सोसाइटी का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो पैरालाइज कर दिया था ब्रिटिश ने ही। और इन्हीं को पैरालाइज करने के बाद में मुस्लिम लीग बना के और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली और इंडिया में लोगों को दो धर्म के आधार पर बांटते चले गए। इसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, जबलपुर राइट 1961। बेटा यहां पे एक लोकल इशू था, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर। वो लोकल इशू एक सोशल इशू बना और वो सोशल इशू एक कम्युनल इशू बना। और इस आधार पे कैसे एक लोकल इशू ने पूरे नेशन लेवल पे कम्युनलिज्म को स्टैब्लिश किया वो देखने को मिलता है। लेकिन रीजन क्या था स्टार्ट होने का? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप देखेंगे कि शुरुआत में ये ज्यादातर प्रॉब्लम कहां पे हुई? जो अर्बन टाउन सेंटर्स थे, जहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी। क्योंकि मैंने पहली दिन क्लास में बता दिया, धर्म से इसका कोई संबंध ही नहीं है कम्युनलिज्म का। ये तो धर्म का प्रयोग करता है अपने पावर के गेन के लिए, इकोनॉमिक रिसोर्स के गेन के लिए। और इसलिए इसके पीछे जो मेन रीजन है वो इकोनॉमिक पावर है, वो पॉलिटिकल पावर है। ये तो बस एक मीन्स की तरह से यूज करते हैं। तो इस आधार पे दो धर्म के लोग आपस में लड़ जाते हैं, वह समझ भी नहीं पाते कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो 1961 जबलपुर जो है, आप इसके बारे में डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से कम्युनिज्म जो है एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के कारण इकोनॉमिक इश्यूज के बेसिस पे राइज करता है। और जब वो राइज करता है तो कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो कहीं ना कहीं गैप को वाइड करती है और इस आधार पे कम्युनल टेंशन राइज होते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऑल्सो वाइडेंड द गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ये भी समस्या है। ये दूसरा पॉइंट यहां पे हमने लिख लिया। अब आई होप आपको इसका सेकेंड वाला पार्ट भी समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। थर्ड पॉइंट इज अबाउट डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। इट मीन्स, मैं बताता हूं आपको बहुत ही अच्छे से, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक बहुत ही बेसिक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला पॉइंट, इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर्स। अंग्रेजों ने हमारा इतिहास लिखा, इतिहास मतलब लिखा, और उन्होंने जो जो हमारे यहाँ पे विदेश से इन्वेजन हुए उनको इन लोगों ने क्लासिफाइड किया, क्लासिफाइड एज सॉरी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रिलीजन। बताइए, दे क्लासिफाइड देम बेस्ड ऑन रिलीजन। भाई धर्म को लाने की क्या जरूरत थी? जैसे सभी विदेशी आक्रमणकारी होते हैं, एंशिएंट टाइम में भी आए, इंडिया पे अटैक करने के लिए आए, साकाज आए, कुषाण आए, यहीं पे बस गए। तो जब इतना फॉरेन इन्वेजन हुआ था तो इनको भी विदेशी, इनमें धर्म का आकार देने की आवश्यकता क्यों थी? और इसकी वजह से हमने जो मध्यकाल में हमारे जो पूरा इतिहास ही है उसे हम धर्म के आधार पर पढ़ने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस होते थे, वैवाहिक संबंध थे। सोसाइटी में चीजें उस लेवल पे नहीं थी जैसा हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, एक चश्मा पहन लिया धर्म का, और हमने उसको धर्म के नजर से देखना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे इतिहास में जो चीजें लिखी गई वो धर्म के आधार पे हमको डिवाइड कर चुकी। इसीलिए जितने भी विदेशी आक्रमणकारी मेडिवल टाइम्स में आए उनको हमने रिलीजन के बेसिस पे क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया।
इसी तरीके से जो पॉलिटिकल बैटल्स हुए, मतलब दो बैटल्स हुए, पॉलिटिकल बैटल है एक दूसरे के किंगडम के लिए, उसे इतिहास में डिपिक्टेड एज वॉर बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। उसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में युद्ध के रूप में डिपिक्ट कर दिया गया। इवन दोज बैटल फॉट फॉर इकोनॉमिक कॉज, जो आर्थिक कारण से बैटल लड़े गए थे किसी किंगडम को लूटने के लिए या इकोनॉमिक उसकी जमीन को उसके एग्रीकल्चर लैंड को कब्जा करने के लिए, जब वो इकोनॉमिक कॉज के लिए बैटल्स लड़े गए, उसे डिपिक्ट किया गया, डिपिक्टेड एज ह्यूमिलिएशन, ठीक है, बाय रिलीजन ऑफ अनदर रिलीजन, ठीक है, या ह्यूमिलिएशन ऑफ रिलीजन बाय अनदर रिलीजन। अब आपको लगेगा सारी की सारी किताब में ही गलती है, कुछ तो है। इतिहास ने हमें कुछ लेवल पे उस चश्मे को पहना दिया जहां पे हम इंसान को इंसान नहीं बल्कि इंसान को धर्म के रूप से देखना शुरू कर देते हैं। अब जब ये सारी चीजें हुई, ठीक है, उसी बेसिस पे इतिहास में कुछ और चीजें लिखी गई, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडल्स और टेम्पल्स, मंदिरों को तोड़ना, ये सारी चीजें, ये उस समय लोग पावर अपनी शो करने के लिए किया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, मैं ये कह रहा हूं लोग अपनी पावर को, क्योंकि देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारी मंदिर, हमारे भगवान, वो हमारे लिए शक्ति का आधार है, वो हमारे अंदर विश्वास लेकर आते हैं। अगर कोई उन्हें चोट पहुंचा दे तो हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। इसका रीजन धर्म नहीं था, इसका रीजन था विश्वास को डगमगा देना, अपने आप को उनके सामने सुपीरियर कर देना। लेकिन इसी आइडल डिस्ट्रक्शन और टेम्पल डिस्ट्रक्शन ने कम्युनलिज्म को कहीं ना कहीं इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। चीजें लिंक कर गई, धर्म के आधार पर देखा, फिर मंदिर तोड़ने को देखा, चीजें इस्टेब्लिश कर गई, और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा कम्युनलिज्म स्टार्ट हो गया। वरना अगर मैं तुझ बताऊं तो देखो, दिल्ली सल्तनत और चाहे मुगल्स हो, दे फॉट बैटल फॉर वेल्थ, ये संपत्ति के लिए युद्ध लड़ रहे थे, नॉट फॉर रिलीजन। अभी बताइए ना, इनमें से कोई भी रिलीजन के लिए लड़ ही नहीं रहा था, केवल केवल बैटल लड़ रहे थे किसके लिए, वेल्थ के लिए। सबको इकोनॉमिक गेन चाहिए था, प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हमने चश्मा ही पहन रखा है धर्म का और धर्म की नजर से देख रहे, तो हमने उसी नजर से चीजों को देखना शुरू किया। इसने हमारे बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ा दी। इसकी वजह से कम्युनल टेंशन फिर से राइज कर गए। इसीलिए अगर आप देखोगे तो राम जन्मभूमि और राम जन्मभूमि जो है वो बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना सेम है, कोई भाई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू बन क्यों गया बड़ा, क्योंकि हमने अपने इतिहास में ही चीजों को धर्म के नजर से देखा है और ये इशू जनरेट हो गया। अदर सोसाइटी के लोगों ने भी सोचा कि नहीं यार ये हमारे ऊपर चोट होगी, ऊपर इशू कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। बल्कि ये क्या है, ये मुद्दा जो है ये इसी वजह से, कम्युनल टेंशन की वजह से, इसलिए क्योंकि हमने पुरानी चीजों को धर्म की नजर से देखा। अगर देखा जाए हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने के लिए था, सामने वाली पार्टी भी ये समझ जाए, चीजें आराम से स्टैब्लिश हो जाए। लेकिन नहीं, यहां पे भी चीजों को धर्म का चोला कहीं ना कहीं दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 हो गए। आइए फोर्थ पे चलते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिलेशन दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर है? मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिलेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और आपको इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिलेशंस। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उससे यही तो पता चलेगा। बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट याद आता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट याद आता है। मैं आपको बताता हूं उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या लिखा था। उसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि हमें दिन दिखता है तो रात की समझ है, रात को हमने महसूस किया है इसीलिए दिन की समझ है। आप बोलोगे भाई ये कौन सी फिलोसफी में सर बोल गए। मान लीजिए अभी आपके पास प्रकाश ही प्रकाश, आप एक रूम में बैठे हो, लाइट जल रही है, लाइट चली जाए तो क्या हो जाएगा? अंधेरा। लेकिन क्या हम कह सकते हैं अंधेरे का अस्तित्व उजाले से ही है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना सेम है कि माइनॉरिटी शब्द जो है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ माइनॉरिटी तब तक है जब तक मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट करेगी और माइनॉरिटी ये फील करेगी कि ये मेजॉरिटी है। अगर इनकी थिंकिंग ही चेंज हो जाए, क्लियर है? लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। स्टेटमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला था, इट इज फॉर द मेजॉरिटी, इट इज फॉर द मेजॉरिटी, क्लियर है? इट इज फॉर द मेजॉरिटी टू रियलाइज दैट, टू रियलाइज दैट, ठीक है, या टू रियलाइज इट्स ड्यूटी टू नॉट टू डिस्क्रिमिनेट against, not to discriminate against minority. If majority lose its habit, to discriminate against minority, then there is no ground, ठीक है, टू एग्जिस्ट माइनॉरिटी। बताइए कितनी अच्छी बात बोली थी उन्होंने। तो कोई ग्राउंड ही नहीं बचता कि माइनॉरिटी कहां एग्जिस्ट करेगी। मान लीजिए मैं मेजॉरिटी से हूं, आप माइनॉरिटी से हैं, या मान लीजिए आप माइनॉरिटी से, मैं मेजॉरिटी से, आप मेजॉरिटी से, मैं माइनॉरिटी से। अगर आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें तो मैं आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन जब होगा ही नहीं तो मैं ये भी फील नहीं करूंगा। और जब दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म हो जाएगा तो कौन मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये तो शब्द ही अपने आप में क्या दिखाते हैं? डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं। आखिर क्यों महसूस हो जाए कि नंबर ऑफ द पीपल्स एंड दिस एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन? क्यों? क्योंकि हमें इस पे फोकस करना है। लेकिन इंडिया में इनके बीच में स्ट्रेंड रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया पिछले पॉइंट कि किस तरीके से मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी अमंग द माइनॉरिटी के बीच में किस तरीके से कम्युनिज्म इंडिया में जो है बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलता है। फिर लास्ट हेडिंग जो आपकी है कन्वर्जन। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या कहते हैं उसको, प्रोसेलिटाइजेशन धर्म परिवर्तन जो होता है
प्रोसेलिटाइजेशन जो है that causes great resentment among people, great resentment among people of another community. सबसे बड़ा डर लोगों को लगता है कि भाई ये मेजॉरिटी ये हमें कन्वर्ट कर देगा, ये है ये हमें कन्वर्ट, ये दोनों के बीच में कन्वर्जन को लेकर इशू बहुत है। और अगर मान लो कि कन्वर्जन हो जाता है, मान लो फॉलोइंग अनदर फेथ, अगर आप किसी फेथ या रिलीजन को आप फॉलो करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज एन ओपन declaration that the previous was inferior, the previous was inferior। बताएं, ये ऑटोमेटिकली तो आपको बता देगा कि जो प्रीवियस है वो क्या है, इंफीरियर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो प्रीवियस है वो क्या है, इंफीरियर है। ऑटोमेटिकली प्रीवियस रिलीजन को क्या बना देगा, इंफीरियर बना देगा, और इस वजह से कम्युनल टेंशन स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए भाई मैं रिलीजन कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन में चला जाता हूं तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज क्या जाएगा कि भाई जो प्रीवियस रिलीजन वो इंफीरियर है, दैट्स व्हाई ये पर्सन दूसरे रिलीजन में, आप दोनों रिलीजन के बीच में कम्युनल टेंशन स्टार्ट हो गया। तो दीज आर द 5 रीजंस, ठीक है, दीज आर द 5 मेन रीजंस बिहाइंड द कम्युनलिज्म इन इंडिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में बच्चों, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट जो है, जो कि इस बार पेपर में भी आया था, थोड़ा बदल के आया था, मैं बताऊंगा कैसे इंपैक्ट जो है वो कम्युनलिज्म पे कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपका इस पे रहेगा, जो कि मैं सैटरडे को आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आई होप अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आपके कमेंट से फिर मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई बहुत कुछ करना है आपके लिए और बहुत ही अच्छे से लेक्चर बनाने हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों का यूपीएससी निकल चुका है, जो मेंस या जो आपके जानने में होंगे, उनके लिए लास्ट माइल आया है यूपीएससी फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, प्री डीएफ और डेफ, और जो डेफ एनालिसिस सेशन वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं 2 सेशन लेने वाला हूँ, सोशल जस्टिस और एजुकेशन पे कैसे आपको इंटरव्यू में टैकल करना है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिटेल फीडबैक विद द फोकस ऑन द की इंप्रूवमेंट एरियाज एंड करंट अफेयर्स क्लासेज एंड स्टडी मटेरियल ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, दीज आर द सम बेनिफिट दैट आप जो आपको अवेलेबल किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर यूपीएससी ड्रीम। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एक साथ आप इतना फी पे नहीं कर सकते, खैर अभी 50% ऑफ चल रहा है तो अभी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। और साथ ही अगर आप मेरे मेंटरशिप में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दीपक 1 कोड यूज करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले आना अकेडमी का, और करें तैयारी मेरे साथ मिलके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अब मिलेंगे जल्द ही आपके साथ, और भी डिस्कशन होंगे, कमेंट का इंतजार होगा आपके। थैंक यू सो मच।